वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर दो टॉपिक्स किए थे। वन वॉज इकोनॉमी क्या होता है, सेकेंड वन वॉज इकोनॉमिक्स क्या होता है। आज उसी को कंप्लीट करते हैं। वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी को कवर करते बेटा। तो आई एम प्लानिंग की 3 वीडियोस और मैक्सिमम, जिसके अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आज ट्राई करते हैं इसके जितने भी मैक्सिमम टॉपिक्स हो सकते हैं उसको कवर करेंगे। देन तो हमारे पास लास्ट वीडियो का लास्ट टॉपिक था इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब ये था कि वो साइंस, वो स्टडी जो ह्यूमंस को समझती है, ह्यूमंस को पढ़ती है कि वो कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई कराते हैं, और उस पे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। आप एक से ज़्यादा जगह पे उसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स एक ही चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि आपको चूज़ करना पड़ता है, मैं यहाँ पे काम करूँ या यहाँ पे, मैं इतनी देर काम करूँ या इतनी देर काम करूँ। फॉर एग्जाम्पल से आपके पास 3 जॉब ऑफर्स हैं, एक गुड़गांव में काम करने का, एक नोएडा में काम करने का, और एक से हैदराबाद में काम करने का है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मैं तीनों में से कहाँ पर जाऊँ। तो आप सब क्या देखोगे, पॉजिटिव्स देखोगे, नेगेटिव्स देखोगे कि किसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, किसमें खर्चा ज़्यादा है, किसमें रेवेन्यू ज़्यादा है। आप सब कुछ चेक करोगे, कैलकुलेट करोगे। उसके साथ साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें भी देखोगे कि जो आप पैसों से पे नहीं कर रहे पर आपको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुड़गांव में या दिल्ली से कर रहे हो या नोएडा से कर रहे हो तो आप अपने घर के पास रह सकते हो, विच मीन्स आपको अपने पेरेंट्स का एक लव एंड अफेक्शन मिल सकता है, आप अपने घर के पास रह सकते हो। पर अगर आप हैदराबाद की तरफ जा रहे हो तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि एक अपॉर्चुनिटी है जो आपने छोड़ दी, पैसा पे नहीं किया पर छोड़ दिया। इस टाइप के डिसीजंस को ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से डिसाइड करना कि मैं इसके साथ जाऊँ तो क्यों जाऊँ, और इसको छोड़ दूँ तो क्यों छोड़ दूँ, ये सब रीजंस के आंसर्स कौन देता है, हमें इकोनॉमिक्स देती है। सो इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अब ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई बेटा, स्कार्सिटी से। मतलब कोई भी रिसोर्स लिमिटेड है, इसीलिए हमको चूज करना पड़ता है। अगर वो अनलिमिटेड है तो आपको चूज करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल से मैंने आपको कहा कि आप मॉल में जा रहे हो, आप कुछ भी उठाओ जो भी आपको पसंद है, मैं पे करूंगा उसके लिए। अब यहाँ पे क्या है, आपको चूज नहीं करना पड़ेगा, ये समझ आया ये उठाया, ये समझ आया ये उठाया, ये समझ आया ये उठाया, जो अच्छा लग रहा है आप वो उठा लोगे, चूज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास 1000 रुपीज़ है, इसमें देख लो जो तुम्हें पसंद आ रहा है वो उठाओ, या 10,000 रुपीज़ है, आपको जो पसंद आ रहा है वो उठाओ, विच मीन्स आपकी मनी इनकम क्या हो गई बेटा, लिमिटेड हो गई। अब आपको चूज करते हुए डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ये उठाऊंगा तो मेरे को उसके लिए पैसे कम पड़ेंगे, वो उठाया तो इसके लिए पैसे कम पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ा, चूज। सब कुछ सिर्फ इसलिए चूज किया जा रहा है क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड। उसी के लिए हम टर्म का यूज करते हैं स्कार्सिटी। ठीक है, तो हमारी थर्ड डिफाइन बनती है बेटा स्कार्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना बेटा। ठीक है, ये इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं स्कार्सिटी का बेसिक मतलब क्या है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले इसकी बड़ी डिफाइन लिखवा देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आए, और उसके बाद एक इसका पॉइंटर डिस्कस करते हैं। तो स्कार्सिटी का मतलब होता है रेफर्स टू limitation of supply in relation to its demand। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई लिमिटेड है, कम है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। अभी समझना ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई का कम होना स्कार्सिटी नहीं है। मतलब किसी चीज़ की मार्केट में अवेलेबिलिटी ही कम है तो वो स्कार्सिटी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है पर उनकी हम डिमांड नहीं करते, तो उसको स्कार्स भी नहीं बोलते। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, सप्लाई कम है पर उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो बेसिकली डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है। तो जब आप इन दोनों को साथ में रख के पढ़ते हो, इन रिलेशन टू ईच अदर पढ़ते हो, वो तभी क्या बनती है, स्कार्सिटी बनती है। खाली डिमांड का ज़्यादा होना और सप्लाई का ज़्यादा होना, या खाली सप्लाई का कम होना और डिमांड का भी कम होना, स्कार्सिटी नहीं होती। जब डिमांड ज़्यादा होगी पर सप्लाई कम होगी, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। तो दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए, रिलेटेड हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर स्कार्सिटी is a relative term, that is it is studied in relation to
डिमांड है, एक फीचर। दूसरा फीचर, स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल या परवेसिव। बेटा ये अच्छा वर्ड है, ये अब कॉमर्स में यूज होगा आपके लिए 11th में भी और 12th में भी। ये क्या चीज है कि जो स्कार्सिटी है वो यूनिवर्सल है, परवेसिव है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी हो जैसे यूएसए, यूके या जापान, चाइना, कोई भी इकोनॉमी हो, ये इंडिया हो या कोई भी और कंट्री हो, या कोई रिच हो, से अंबानीज है, अडानीज है, टाटाज है, या फिर से माइक्रोसॉफ्ट ऑनर है, विंडोज प्रोवाइडर है, जितने भी आपके मार्केट में बड़े से बड़े रिच इंडिविजुअल्स भी हैं, वो सब भी स्कार्सिटी फेस करते हैं। उनके पास पैसा है पर अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, विच मीन्स उनको भी डिसाइड करने की जरूरत पड़ती है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ या फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। विच मीन्स चाहे कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही गरीब हो, चाहे कितने ही डेवलप्ड हो, चाहे कितनी ही अंडर डेवलप्ड हो, उन सबको स्कार्सिटी फेस करनी ही पड़ेगी। ओके, सो दिस इज अबाउट स्कार्सिटी। पर इसका एक फोर्थ क्वेश्चन आता है यहाँ से, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन, विच इज स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। कमेंट। बेटा अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आया है तो आप उसमें क्या एक्सप्लेन करोगे? तो मैं आपको वैल्यू पॉइंट्स बता रहा हूँ, पैराग्राफ आप खुद बना के लिख सकते हो, बट ध्यान से समझना, दिस इज होमवर्क फॉर यू कि स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर कमेंट में क्या एक्सप्लेन होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, स्कार्सिटी की डिफाइन लिखते हैं, जो मैंने ऊपर लिखी। फिर हम लिखते हैं इफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन प्लेंटी। प्लेंटी का क्या मतलब होता है कि उनकी सप्लाई कम नहीं है, बहुत सारी है सप्लाई, ठीक है। देन वी डू नॉट हैव टू मेक चॉइसेस, बट सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्कार्स, also have alternative uses, hence we have to make the choices, we have to make the full stop। then ये याद रहेगा, इसको आप इसके साथ एक एग्जांपल देके भी लिख सकते हो। ठीक, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। इसी से एक और डिफाइन बनती है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज वन एंड सेम थिंग है, पर ये है क्या समझते हैं? ऑप्टिमम का बेसिक मतलब होता है बेस्ट, कि आप रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, वो चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, दोनों का मतलब सेम है। अब देखो इसका ना एक एग्जाम्पल मैं हमेशा अपने ऑफलाइन क्लास में देखता हूँ। आप टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स यूज़ करते हो, आई मीन स्कूटी या कार, तो जब भी उसका स्पीडोमीटर देखोगे ना तो उसमें एक रेंज होती है, से 30 से 60 की रेंज होती है, जिसके ऊपर ना ग्रीन ग्रीन मार्क्ड होता है। और कई स्कूटीज़ में, कई गाड़ियों में इकोनॉमी भी लिखा होता है, कईयों में नहीं भी लिखा होता, पर वो मार्क्ड होता है ग्रीन। विच मीन्स अगर आप अपनी कार की स्पीड को उस रेंज के अंदर रखते हो, अपनी स्कूटी बाइक की रेंज को उस स्पीड के अंदर रखते हो, तो उस केस में आपका पेट्रोल या आपका फ्यूल सबसे कम लगता है। अब इसका क्या मतलब हो, तो इकोनॉमी ये कहती है कि आपकी डिमांड तो पूरी हो गई, ऊपर से जो आपकी कॉस्ट थी वो भी क्या हो गई, कम से कम हो गई। तो जो आप रिसोर्स यूज कर रहे थे वो कम से कम यूज हुआ, वेस्ट कम से कम हुआ, और आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने क्या कहा, द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज in a way that the wastage of resource is minimum, wastage of resource is minimum and benefit or satisfaction of want is maximum।
फिफ्थ डिफाइन पे चलते हैं. दिस विल बी द लास्ट डिफाइन फॉर मी फॉर नाउ. अभी तक तो देखो डिफाइंस में ये इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस पे स्टार लगाते हैं बेटा. अभी तक हमने जितने भी डिफाइंस की, इधर ये क्वेश्चन या ये वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, ये दो आ सकते हैं. बाकी सबसे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ये दोनों के. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो. मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था. से आपके पास एक जॉब ऑफर ए है, एक जॉब ऑफर बी है, एंड सपोज देयर इज वन आल्सो सी. जॉब ऑफर ए आपको 35,000 पर मंथ ऑफर करते हैं, ये आपको 40,000 पर मंथ ऑफर करते हैं, एंड से दिस ऑफर्स यू 38,000 पर मंथ. अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं ए के साथ जाऊंगा, आप क्या डिसाइड करते हो कि मैं ए ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, तो बी और सी क्या कर दिया आपने, छोड़ दिए. ए ऑफर को पाने के लिए आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा छोड़ा, बी. समझो ध्यान से कि जब मैं ए एक्सेप्ट करने गया था, मैं उससे बात करने गया, तो मैंने उसको ये कहा होगा ना कि मेरे पास बी ऑफर भी है जो मुझे 40,000 पे कर रहा है. मैं सी के बारे में तो नहीं बताऊंगा उसको, पहले बी के बारे में बताऊंगा. तो बेसिकली एक ऑप्शन को अवेल करने के लिए जो भी नेक्स्ट आपने छोड़ दिया, 35 के बाद नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है इन दोनों में से, 38 है नेक्स्ट, पर बेस्ट कौन सा है दोनों में से, 40,000. तो आई विल से ए को एक्सेप्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जितने का मेरा नुकसान हो रहा है, वो क्या है, 40,000. पर ये मैं किसी को कैश में नहीं दे रहा, ये सिर्फ क्या था कि आ रहा था, मैंने वो छोड़ दिया. यहाँ तक समझ आया. इसी के ना बहुत डिटेल एग्जांपल्स बनते हैं, मैं अभी इतनी इन डिटेल नहीं करा रहा. अगर इनके साथ के स्कूल में होगा तो आप मुझे एक बार मैसेज कर सकते हो, मैं तब करा दूँगा. बट फॉर द टाइम बिंग मैं एक एग्जांपल जस्ट ब्रीफ बता सकता हूँ. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही रेयर कभी कैश में पे होती है, ये ज़्यादातर नॉन कैश होती है, क्योंकि आप किसी को पे नहीं करते, सिर्फ क्या है आपने इसको पाने के लिए ये वाली चीज़ छोड़ दी. सेकेंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी कभी क्या होती है, नॉन मटेरियल कॉस्ट भी होती है. एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन मॉनेटरी मेजरमेंट में होती है. फॉर एग्जाम्पल से जो बी ऑप्शन थी वो कैसे थी कि आपका वो वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल थी कम्प्लीटली, लेकिन ए ऑप्शन में क्या है कि आपको वहाँ पर जाके रहना पड़ेगा, जिसका 15,000 रुपये किराया बनेगा, बट कंपनी अपने आप पे कर देगी. तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आपको 50,000 पर मंथ बन रहे हैं, जिसमें से 15,000 आपके रेंट में जा रहे हैं, है ना. और अगर आप 40,000 घर पर रह रहे हो तो आपको यहाँ पे रेंट पे करना पड़ेगा, या हो सकता है आपके पेरेंट्स को रेंट पे करना पड़े, इसलिए आप ए के साथ जा रहे हैं. तो हम इन सारी कोस्ट्स को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, सबको कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं. अगर उनमें वैल्यू ज़्यादा पड़ रही है तो हम किसके साथ चले जाते हैं, जो बेस्ट ऑफर आपको मिलता है. ठीक है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिक मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू द कॉस्ट या वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव क्या होता है बेटा, ऑप्शन. फोरगोन, फोरगोन का मतलब होता है सेक्रीफाइस. फॉर एग्जाम्पल, if Mr. Sonu got offers from 3 companies A, B, C, offering rupees 35,000, rupees 40,000, rupees 38,000 per month, then if he goes for option A, he is sacrificing the next best alternative of company B, that is rupees 40,000. But if he opts for कंपनी बी, पर अगर वो कंपनी बी ही ऑप्ट कर ले, अगर वो ये वाली चूज करता है, तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा छोड़ रहा है वो, 38,000, है ना. 35,000 भी कम है, पर इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है, 38,000. तो वी विल से कंपनी बी, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी company C offer that is rupees
38,000. Clear? It is also known as implicit या imputed cost and not paid in cash. क्लियर? कि या तो हम इसको इम्प्लिसिट या इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है बेटा कि जिसकी वैल्यू आपने पे करके नहीं पता की, आपने जनरली पूछ के पता किया कि सामने इसका क्या रेट चल रहा है, और उसको हम ज़्यादातर कैश में पे नहीं करते। तो जल्दी से एक बार लिख लो ये, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो इम्पोर्टेंट। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम या व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ तक का सबसे इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा ये, और ये 100% पेपर में आते हैं, तो इसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही करा रहा हूँ ताकि आप इसको लिखने में प्रॉब्लमेटिक फील ना करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या पूरी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अभी तक हमने सब में यही चीज़ पढ़ी है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या इकोनॉमिक्स स्टडी किस चीज़ को करती है, ह्यूमन बिहेवियर को, कि वो कैसे चीज़ों के बीच में डिसाइड करते हैं कि मैं इससे अपनी वांट को सेटिस्फाई करूं और इससे अपनी वांट को सेटिस्फाई ना करूं। सो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात कर रहे हैं कि आपको चूज करना पड़ता है कि मैं ये करूं या फिर ये करूं। या फॉर एग्जांपल से मैं बाहर से बहुत गर्मी में थक कर आया हूँ और मुझे इस टाइम पर प्यास लगी है, तो मुझे वांट क्या है मेरी कि प्यास बुझानी है। अब उसको बुझाने के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, से मैं पानी पी सकता हूँ, से कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ, से जूस पी सकता हूँ, से कोई भी शरबत पी सकता हूँ, या फॉर एग्जांपल कोई भी कोल्ड कॉफ़ी पी सकता हूँ। अब मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, मैं पांचों में से क्या कंज्यूम करूँ, कितना कितना कंज्यूम करूँ, कब कंज्यूम करूँ, एक के बाद एक कंज्यूम करूँ या फिर पहले किसको कंज्यूम करूँ। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतनी सारी चॉइसेस हैं, तो मुझे चूज करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे ये हो क्यों रहा है, तो पहला पार्ट ये हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि पूरे के पूरे संसार की सबसे बड़ी चॉइस ये प्रॉब्लम ये कि हमें चूज करना पड़ता है हम क्या करें। सेकंड आते हैं कि ये हो क्यों रहा है, 3 रीजन है इसके। क्या रीजन है, पहला वांट कैसी है, अनलिमिटेड। मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा तो मुझे लगेगा भाई कोल्ड कॉफी भी तो है, वो भी पी सकते हैं। कोल्ड कॉफी पी लूंगा तो ये लगेगा कि नहीं हम कुछ और भी पी सकते हैं, तो मतलब कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब आपकी एक वांट सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरी उठ जाती है, दूसरी खत्म होगी तो तीसरी अराइज हो जाती है। तो वांट्स आपकी खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ती चली जाती है। फर्स्ट पार्ट। दूसरा, जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो रिसोर्सेज भी कैसे हैं, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। मतलब कि आप अपनी वांट को कुछ ही रिसोर्सेज से सेटिस्फाई कर सकते हो, हर चीज़ को अनगिनत तरीके से यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल से मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने गया बट देखा तो कॉफ़ी खत्म थी, या मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गया तो देखा वो ठंडी ही नहीं रखी। तो पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है, तो आपको चूज करना पड़ता है, प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। थर्ड आता है, अब ये वो जो रिसोर्सेज हैं ये एक ही जगह पे यूज होंगे जरूरी नहीं है, हो सकता है आप उसको दूसरे तरीके से भी यूज करो। एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कि से पानी ठंडा था पर वो मम्मी ने रखा हुआ था, उनको किचन में यूज करना था किसी पर्टिकुलर पर्पज में। अब एक ही बोतल में ठंडा पानी है जो पूरा का पूरा उनको यूज करना है, वो भी इमीडिएट, तो उसी वाटर बोतल के 2 अल्टरनेटिव यूजेस बन गए, या तो वो यूज कर सकती हैं या फिर मैं यूज कर सकता हूँ। तो हमें चूज करना पड़ेगा कि आप पिक करो या फिर मैं पिक करूँ। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम उठती क्यों है, 3 रीजंस। पहला, रिसोर्सेज लिमिटेड है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, इन दोनों को इकट्ठे पढ़ते हैं तो स्कार्सिटी हो जाती है। तीसरा, रिसोर्सेज कैसे हैं, अल्टरनेटिव यूजेस वाले। इन 3 रीजंस की वजह से आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज करती है। ठीक है, यही हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर, तो जल्दी से लिखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम refers to the problem of choice, that is we have to make choices. It arises due to following 3 reasons. फर्स्ट रीजन आता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इसमें हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं,
ह्यूमन wants are never ending. That is, when one want is satisfied, another want arises which never ends. Hence, these wants are unlimited. Okay. Second aspect of reason, limited resources. मैं अभी भी बता रहा हूँ ना, कुछ बुक्स में या हो सकता है कई क्लासेस में टीचर्स पे ये चीज़ होती है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज को ही स्कार्सिटी बोल देते हैं। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्कार्सिटी एक रिलेटिव टर्म है जो डिमांड और सप्लाई को इकट्ठे करते हैं। तो खाली रिसोर्सेज का लिमिटेड होना स्कार्सिटी नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी, पर अगर ऑप्शंस में यही तीन ऑप्शंस दे रखे और एक चौथा दे रखा है नन ऑफ दीज, तो उस केस में आप लिमिटेड रिसोर्सेज पे जाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉपर्ली स्कार्सिटी वर्ड ही चूज करना है। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या आएगा, द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई the demand or human wants are limited and not available in plenty. This is common for all, that is developed or developing economies. Okay, third आ जाएगा alternative uses. The resources are not only scarce but also have alternative uses, that is they can be used for more than one purpose, hence we have to make choices. Okay, fine. मैं एक एडिशनल फोर्थ पॉइंट और लिखवा रहा हूँ, एक है वॉन्ट्स, ह्यूमन वॉन्ट्स डिफर इन प्रायोरिटीज। ठीक है, देखो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, अगर आपको याद हो, कि मैं बाहर से बहुत गर्मी में थक कर आया हूँ और मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है ना, और मेरे सामने चार ऑप्शंस हैं, पानी रखा है, कोल्ड ड्रिंक रखी है, से कोल्ड कॉफ़ी रखी है, एंड से आइसक्रीम रखी है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं सबसे पहले क्या पिक करूँगा, बहुत प्यास लगी है इस टाइम पर, सोचो इट विल ऑलवेज बी वाटर, है ना, ठंडा पानी। तो पॉइंट यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब आप कहीं बाहर से आए हो तो आपकी वॉन्ट्स में सबसे प्रायोरिटी पे क्या इस टाइम पे पानी है ना। पर अगर मैं घर पे ही बैठा और मुझे प्यास लगी है, जनरली बैठा हूँ और मुझे प्यास लगी और इस टाइम पे ये चार ऑप्शंस वापस से रखी है और मुझे कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं पहले पानी नहीं उठाऊंगा, इट विल बी ऑलवेज कोल्ड कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक, विच मीन्स कि आपकी जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन में क्या करती है, डिफर करती है। कभी कोई वॉन्ट ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और कभी दूसरी वॉन्ट ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। यहाँ से आपकी एक और प्रॉब्लम हो जाती है स्टार्ट, कि अब आपको सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना कि कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है, बल्कि अब आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपकी पहले कौन सी ज़रूरत पूरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी वॉन्ट क्या डिफर करती है प्रायोरिटीज में, कि पहले मुझे क्या प्रायोरिटी पे कंप्लीट कराना है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ह्यूमन वॉन्ट्स
are not only unlimited, but they differ in priorities, that is, they have to be satisfied in different priorities in different situations. बस ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे प्लग कर दूँ उसको तो हम क्या लिखते हैं बेटा, ह्यूमन बोन्स। हमेशा नहीं कंक्लूजन लिखा करो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू में, वो आपको एडिशनल मार्क्स देते हैं। और रिसोर्सेज, ह्यूमन बोन्स क्या है बेटा, अनलिमिटेड एंड डिफर इन प्रायोरिटीज। रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड, और कैसे ऑल्टरनेटिव यूजेस, हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये आपकी क्या है बेटा, सप्लाई साइड, और ये आपकी कौन सी है, डिमांड साइड। या आप मांग रहे हो या आपको वो प्रोवाइड करें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फटाफट से इसको देख लो, कुछ स्किप हो गया तो लिख लो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको पोज करके फटाफट से लिख लो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, हम जब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो देयर आर टू बेसिस। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स या जजमेंट्स, विच इज पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये हम आज कवर करेंगे। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, विच वो क्या होता है, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। वो बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बट अभी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं, नॉर्मेटिव। सो हमारे पास दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती हैं बेसिकली। वन इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है। जब मैं फैक्ट की बात करता हूँ, जो सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, फैक्ट है लेकिन ना, जब मैं कभी डाटा के बेसिस पे फैक्ट उठाऊं और उसके बेसिस पे ये कहूँ कि ये कंट्री में प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम थी, या ये प्रॉब्लम होगी, मतलब मैंने डाटा उठाया और डाटा से ही डिसाइड करके आपको कुछ बता रहा, ये सब किसमें जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। पर अगर मैं कहूँ कि मेरा अंदाजा ये है कि अगले साल ये हो सकता है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना सजेशन दे रहा हूँ, अंदाजा बता रहा हूँ या पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, वो क्या होती है, नॉर्मेटिव। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये डाटा के थ्रू डिसाइड किया जाता है, इस पर कोई डाटा नहीं होता, आप इसमें सिर्फ अंदाजा या सजेशन प्रेजेंट करते हो, ठीक। तो इन दोनों का सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अब हम इसको करते हैं कैसे, देखो करने के तो तरीके बहुत हैं। आप पहले शॉर्ट नोट लिखो, फिर उनमें पॉइंट्स लिखो, फिर उनके बेसिस पे डिफरेंस लिखो, या हम स्ट्रेट एक अच्छा ओपिनियन पिक करते हैं, विच इज दोनों का एक डिफरेंस उठाएंगे जो पॉइंट वाइज करेंगे, ताकि इन केस अगर किसी पे शॉर्ट नोट आए तो आप डायरेक्ट लिख दो, अदरवाइज डिफरेंस लिख दो। पर डिफरेंस के आने के चांसेस 100% है, शॉर्ट नोट के 0%, इसलिए हम डिफरेंस की फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये डिफरेंस की टाइप शायद हो सकता है पहली बार ही देख रहे हो, जिसमें हम 3 कॉलम्स बनाते हैं जिनके बीच में डिफरेंस करते हैं, एज वेल एज बेसिस। किसके बेसिस पे आप उन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। अब जब आप 11th में आए, कॉमर्स में हो या साइंस में भी हो, हम 11th और 12th में कभी भी डिफरेंस, चाहे 2 मार्क का हो, 3 का हो, 5 का हो, 6 का हो, कितने भी मार्क्स का डिफरेंस हो, बिना बेसिस के प्रेजेंट नहीं करते। आप लिख रहे हो बेसिस तो कोई एडिशनल मार्क्स नहीं लिख रहे हो तो मार्क्स कट जरूर जाएंगे, बी केयरफुल। तो बिना बेसिस के डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं, मीनिंग पे आते हैं। तो मीनिंग क्या है बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है इट स्टेट्स व्हाट was, is or will be the economic problem and how
it is actually solved। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ये बताती है कि प्रॉब्लम क्या थी या प्रॉब्लम क्या है या क्या प्रॉब्लम होने वाली है और उसको कैसे एक्चुअली सोल्व किया जा रहा है। मतलब ये बताता है कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको सोल्व करने के लिए। ये किसमें जाता है? पॉजिटिव में। बट नॉर्मेटिव क्या कहता है? व्हाट शुड बी और ought to be done to solve the economic problem। तो बेसिकली क्या किया जाना चाहिए, आप सजेशन दे रहे हो क्या किया जाना चाहिए या क्या होना चाहिए जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, वो किस में जाता है? नॉर्मेटिव में, है। अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आप उससे ज़्यादा समझ पाएंगे बेटा। अभी के लिए डिफरेंस करते हैं फटाफट से। सेकेंड आता है वेरिफिकेशन। इट इज बेस्ड ऑन सम डाटा, hence can be verified। it may be truth or not, does not matter। ठीक है, एक एग्जांपल, सोनू कहता है इंडिया वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, फैक्ट बोलो। सोनी कहती है चाइना वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। अब दोनों ने एक एक स्टेटमेंट बोल दी, ये कोई सजेशन नहीं है, ये क्या है? फैक्ट बोल रही है। हो सकता है ये 2026 के डाटा के बेसिस पे बोल रहा है और वो हो सकता है 2015 के डाटा के बेसिस पे बोल रही है, विच मीन्स कि दोनों की स्टेटमेंट्स ट्रूथ हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि वो किसके थ्रू ड्रिवन है, मतलब वो डाटा पर बेस्ड बोल रहे हैं या फिर सिर्फ अपना सजेशन दे रहे हैं। अगर मैं उन लोगों की जगह ये आऊँ कि मुझे तो लगता है अमेरिका वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होनी चाहिए, वो फैक्ट नहीं, वो पॉजिटिव नहीं, वो किसमें जाएगा? नॉर्मेटिव में। ठीक है, नॉर्मेटिव क्या होता है? इट कैन नॉट बी वेरीफाइड ऑन डाटा, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड थ्रू डाटा एज it is not based on that। ठीक है, थर्ड आता है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट ये कहते हैं कि आप अपनी वैल्यूज, अपना ओपिनियन किस में प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी जजमेंट किस में लगा रहे हो। तो हम अपनी जजमेंट किस में लगाते हैं? सिर्फ नॉर्मेटिव में। इसमें कोई जजमेंट नहीं होती, इसमें तो जैसा फैक्ट आप ऐसा का वैसा एक्सप्लेन कर देते हो, विच मीन्स इसके अंदर वैल्यू जजमेंट नहीं होती। इट डज नॉट involve any value judgment, hence neutral between ends। क्योंकि इसके अंदर किसी तरीके की वैल्यू जजमेंट नहीं है तो कोई भेदभाव, कोई पक्षपात का चांस ही नहीं है। दोनों एंड्स के बीच में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, फैक्ट पर बेस्ड है। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। देखो नेचर क्या आएगा? इट गिव्स क्लियर डिस्क्रिप्शन, हेंस डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। इट गिव्स ओपिनियन और सजेशंस, हेंस suggestive in nature। नेक्स्ट क्या आता है? पर्पस। इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट द प्रॉब्लम इज। कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, ये डिस्क्राइब करने में मदद करता है। पर ये क्या कहते हैं? एंड हाउ इट इज एक्चुअली सोल्व। और ये क्या बताता है? इट हेल्प्स इन सजेस्टिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस
टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. फर्स्ट एग्जाम्पल्स. तो पहला चाइना इंडिया देख लेते हैं. चलो, इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. इसका पहला एग्जाम्पल क्या है? गवर्नमेंट शुड टेक्स स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन. ठीक है, जहाँ पे शुड लग जाएगा वहाँ पे 99% केसेस में नॉमिनेटिव होगा. सेकंड, प्राइसेस आर राइजिंग इन इंडिया. कंज्यूमर्स शुड डिमांड लेस टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस. वैसे शुड है, आप सजेशन दे रहे हो कि कंज्यूमर्स को डिमांड कम कर देनी चाहिए ताकि प्राइसेस को बढ़ने से रोका जा सके. ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया. कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैली हुई है. तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट. बस. Okay, so this is all about the difference between positive and normative. फटाफट से लिख लीजिए. 3 मार्क का 4 मार्क का हो सकता है क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ जाए. और डिफरेंसेस के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, सो आई एम गेटिंग अ स्लाइड. इफ यू वांट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको पोस्ट करके फटाफट से लिखिए. सो आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं. होपफुली आपको कुछ समझ आया. इन केस कुछ भी नहीं समझ आया तो यू मे मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूँ. एंड टिल देन टेक केयर. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी. और वीडियो को लाइक करना और अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना. सो दैट मुझे पता लगे कि किस स्कूल से मेजॉरिटी है या कहाँ से मेजॉरिटी है, ताकि मैं उन्हीं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूँ. सो दैट आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाए. सो बेस्ड ऑन दैट आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं. स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.